तो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। तो बेसिकली अब क्लास 9th की बारी। अब वे सारे बच्चे जो क्लास 9th में है और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट में A+ लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो इसीलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक हम लोग आपको हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपका हिंदी इंग्लिश हो, चाहे आपका आपका देखा जाए तो आपका मैथ हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे SST हो, किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, सभी सब्जेक्ट का मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब से आपको देना शुरू कर दूंगा। और बेसिकली ये पार्ट 1 है साइंस का। उसी प्रकार से मैथ का चलेगा, SST का चलेगा, हिंदी का चलेगा, इंग्लिश का चलेगा। अगर आप लोग सभी ये सारे वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो ना आपके एग्जाम तक, तो ये फिक्स हो जाता है कि आपका बोर्ड एग्जाम में सब में A+ आना सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है ना। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्लास 8 का तो शुरू कर दिया है, क्लास 10 का आज ही से शुरू हो जाएगा, यानी कि इसके बाद क्लास 10 का वीडियो आएगा। तो जो भी बच्चे अपने भाई बंधु और क्लास 12 का तो पंगा मास्टर ले ही रहे हैं, और 11th का भी बीच बीच में लिया जाएगा। ठीक है ना। तो सभी का आपका तैयारी कराया जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए रह सकते हो लंबे टाइम तक। आपका हम लोग 12th क्लास तक और उसके आगे भी, क्योंकि आप लोग जब 12th क्लास जाओगे उसके बाद तो प्रथम अकादमी बड़ी हो जाएगी, तो आपको और भी आगे की पढ़ाई यहाँ देखने को मिलेगा। तो यानी कि आपका ये साथ जिंदगी भर देने वाला चैनल, यूँ समझ लो। ठीक है। तो हमारे साथ रहिए जुड़े हुए, और जो बोल रहा हूँ फॉलो करते जाइए, तो आपका क्या होगा कि अच्छा खासा मार्क्स जरूर आएगा। ठीक है। खैर देखिए, आपके पास सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सदिश राशि है। तो बताओ इनमें से कौन ऐसा है जो कि सदिश राशि है। तो देखो, सदिश राशि होता है और एक अदिश राशि होता है। सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं इंग्लिश में, और अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि इसमें परिणाम और जो आपके पास दिशा होता है ये दोनों का दोनों होता है। ठीक है। और उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, जो आपके पास अदिश राशि होता है उसमें मान भी होता है उसका, और उस परंतु उसका दिशा नहीं होता है। ठीक है। तो वो होता है आपका अदिश राशि, स्केलर राशि। पर यहाँ पे हमको सदिश राशि पूछा है। तो देखो, विस्थापन की मैं बात करूँ, त्वरण की मैं बात करूँ, भार की मैं बात करूँ, तो ये सभी एक फिक्स डायरेक्शन में लगता है, इनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। जैसे आपको पता है कि विस्थापन कोई A पॉइंट से B पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस होता है। तो ये आपको पता है कि आपको A से B की ओर जाना है, यानी कि आपको डायरेक्शन भी पता है, और इसका परिणाम तो आपको पता ही है, सॉरी परिमाण तो आपको पता ही है कि भाई साहब चलो यहाँ से यहाँ तक का 2 किलोमीटर दूरी है, 3 किलोमीटर दूरी, यानी कि आपके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड को ही परिमाण बोलते हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ जो आपके पास इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को तो दिशा बोलते हैं। तो इसका पास आपके पास इसका मान यानी मैग्नीट्यूड और आपके पास डायरेक्शन दोनों है, यानी कि क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। त्वरण की अगर मैं बात करूँ तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग तो एक सदिश राशि, यानी कि त्वरण भी एक सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है। और जो आपके पास भार होता है, भार तो हमेशा जो आपके पास भार, चाहे आपका पृथ्वी का हो, चाहे चंद्रमा का हो, चाहे नेपच्यून का हो, चाहे किसी भी प्लेनेट का हो, ठीक है ना, वो तो हमेशा नीचे की ओर लगता है, यानी कि उस प्लेनेट की ओर लगता है। तो भार का भी एक डायरेक्शन होता है, और मान तो इसका जनरली होवे करता है। जैसे कि आपके पास देखा है तो पृथ्वी का 9.8 है, चंद्रमा की मैं बात करूँ तो 9.8 बाय में 6 है। ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें होती है, यानी कि ये सभी क्या है कि भार भी क्या है, इसका डायरेक्शन है, और इसका मैग्नीट्यूड तो है ही। यानी कि देखा जाए तो ये तीनों का तीनों क्या है, आपके पास सदिश राशि है। परंतु क्वेश्चन पूछा कि कौन सदिश नहीं है। तो अगर मैं चाल की बात करूँ तो चाल में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परंतु इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए आपके पास चाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल कैसा मतलब क्या होता है, चाल कैसा मतलब मीटर पर सेकंड होता है। दोनों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सही है। तो भाई साहब, गति का 3 समीकरण होता है, तीनों समीकरण से आपको 1 से 2 प्रश्न 110% देखने को मिलेगा, तो अच्छे से कर लीजिएगा। डायरेक्टली कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है, कभी कभी इस फॉर्मूला से बेस्ड आपको क्वेश्चन दे देगा। यानी कि मान लीजिए V और U का मान दे देगा, बोलेगा VU और AS का मान दे देगा, बोलेगा A निकालो, तो आराम से निकाल सकते हो। या फिर आपके पास AS और U दे देगा, V निकालने बोलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो आपको उसके लिए आपको क्वेश्चंस को करना आना चाहिए, और उसके लिए आपको किताब को रीड करना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़े हो तो। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसका आपका हो सके तो आप लोग के लिए उसके लिए एक अलग से सॉल्यूशन वीडियो बना के मैं दे दूँ। ठीक है। तो वो सब आप लोग कमेंट करोगे, उसके हिसाब से काम चलेगा। ठीक है। खैर देखो, आपके पास देखो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो V² बराबर में U² प्लस 2S हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए गति का कौन सा समीकरण है, पहला, दूसरा या तीसरा। ठीक है। और बाकी जो 2 समीकरण उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका जड़त्व कम होगा। देखो, किसका जड़त्व ज्यादा नहीं पूछा है, किसका जड़त्व कम पूछा है। ठीक है ना। तो देखो, एक्चुअली याद रखिएगा कि जिसका द्रव्यमान सबसे कम होता है उसका जड़त्व सबसे कम होता है, यानी कि द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जड़त्व, यानी कि द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व ज्यादा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो कार हो गया, रेलगाड़ी हो गया, और जो बस हो गया, ये साइकिल से भारी होता है, यानी कि ये तीनों का जड़त्व तो साइकिल से ज्यादा होगा, यानी कि सबसे कम किसका होगा, साइकिल का होगा। दोनों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 kg द्रव्यमान
वह वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यानी कि मान लो कोई यहाँ पे पिंड को एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान जो है वो 2 किलोग्राम है, ठीक है ना। इसको आपको त्वरित करना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसको इस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने के लिए आपको कितना बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ ना यार, फॉर्मूला होता है F बराबर में m है, ये बल का फॉर्मूला होता है। आपके पास बल पूछा है, आपके पास मास जो कि द्रव्यमान दिया हुआ है 2 किलो और त्वरण जो कि एक्सेलरेशन होता है जो कि दिया हुआ है 5, तो 5 गुना 10 क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। और बल चूंकि न्यूटन में होता है इसलिए 10 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि 2 किलोग्राम वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील कराने के लिए आपको 10 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। तो दोनों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से लॉलीपॉप प्रश्न आता है। मेरा बात मानो क्लास 9th में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन बना लो, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। तो देखो सबसे पहले बात, कोई भी पिंड होता है उसका संवेग जिसको हम लोग पी से दिखाते हैं वो होता है एम भी, ठीक है। परंतु हमको यहाँ पे भी को आधा कर देना है। यानी कि अब जो नया पिंड है उसको हम लोग चलो P1 मान लेते हैं, ठीक है। मैंने सॉरी पिंड बोल रहा हूँ, मैंने जो संवेग होगा मोमेंटम होगा, ठीक है, उसको मैं P1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब जो नया होगा जिसमें वेग आधा है तो इसका क्या हो जाएगा P1 बराबर में एम भी बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि वेग हमको आधा करना है। तो देखो आप लोग यहाँ कर क्या कर सकते हो कि देखो यहाँ पे एम भी बाई 2 है तो मैं क्या 1/2 को आगे लिख सकता हूँ, यानी कि 1/2 इंटू का एम भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो एम भी तो नॉर्मल किसी भी पिंड का संवेग होता है, लेकिन इसके आगे देख लो हाफ लग गया है, यानी कि क्या हो जाएगा संवेग जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वेग को क्या कर दिया था, आधा कर दिया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, एक नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताओ अगर वेग को दुगना कर दिया जाए या मास को दुगना कर दिया जाए तो संवेग किस प्रकार से परिवर्तित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का प्रश्न एक आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण है। तो देखो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ये नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। बोले सर ये कैसा क्वेश्चन है, नहीं पता मुझे, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला पता है तो सबको पता चल जाए, मतलब बना लोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा वही फॉर्मूला F बराबर में mg लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली भार की बात चल रही है। भार क्या होता है, बेसिकली भार क्या होता है कि कोई भी वस्तु किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचती है उसका भार कहलाता है। जैसे हम लोग को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है एक बल से, ठीक है, तो वो जो बल होगा जिस बल से पृथ्वी हमें खींच रही है वो उसका भार कहलाता है। उसी प्रकार से चंद्रमा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी जिस बल से, वो उस चंद्रमा का भार चंद्रमा का नहीं मैंने वो भार वहां पे कहलाएगा, ठीक है ना। उस वस्तु के लिए चंद्रमा के सापेक्ष भार कहलाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ होती है कि कोई वस्तु किसी वस्तु कितनी जोर से खींच रहा है वही वाला भार होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे देखो आपके पास भार दे दिया गया, यानी कि भार एक प्रकार का बल ही होता है, इसीलिए तो यहाँ पे न्यूटन में इसका मात्रक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास F बराबर में mg हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई साहब देखो F का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 9.8 दिया हुआ है, ठीक है ना, बराबर में m आपको निकालना है, यही तो निकालना है कि देख लो 9.8 भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। तो बेसिकली आपके पास सॉरी 9.9 58 न्यूटन है, ठीक ना, 58 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। तो देखो 58 न्यूटन तो बल हो गया। अब आपके पास द्रव्यमान निकाला, यानी कि एम का एम रन दो इंटू जी। अब जी यहाँ पे क्या लेना, देखो बेसिकली इस यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं अगर कुछ लिखा ना हो कि चंद्रमा पर, पृथ्वी पर या कहीं पर, तो याद रखिएगा वो पृथ्वी की ही बात चल रही होती है, यानी कि हमको यहाँ पे जी का वैल्यू पृथ्वी का लेना है। तो जी का वैल्यू क्या लेंगे 10 की 9.8, बच्चे यहाँ पे 10 ले लेते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, यहाँ पे लेना है आपको 9.8, ठीक है ना। तो 9.8 लोगे तो हमको m निकालना है, तो 9.8 को इधर भागा में भेजो तो इधर 9.8 भागा में आ जाएगा, पॉइंट अगर उड़ेगा तो ऊपर में एक 10 गुना हो जाएगा। अब देखो 98 कट गया, यानी कि सिर्फ 10 बचा, यानी कि क्या निकल गया मास, यानी कि 10 kg निकल गया, यानी कि 10 kg द्रव्यमान का वस्तु जो होगा पृथ्वी पर उस पर 58 न्यूटन का भार लगेगा, ठीक है ना, 58 न्यूटन का बल लगेगा। तो आपके पास आपका यही करेक्ट हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन, ठीक है। तो बस आपको फॉर्मूला अगर आता था F बराबर में mg तो आप लोग तुरंत बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा, ये प्रश्न बहुत बार आता है, ठीक है ना। सेम यही प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहली बात तो आपके पास द्रव्यमान दिया हुआ है 60 kg। द्रव्यमान दुनिया में कहीं भी चेंज नहीं होता, चाहे द्रव्यमान पृथ्वी की बात करूँ, मतलब कोई वस्तु का द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर है या सूर्य पर है, बशर्ते वो जलना नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर बोलो कि आपके पास चंद्रमा पर है, कहीं भी हो उसका द्रव्यमान जो होगा वो फिक्स होता है। तो यानी कि द्रव्यमान जो m है वो तो भाई सब 60 ही है, ठीक है। तो
आपको इस वस्तु का भार निकालना है चंद्रमा पर। तो देखो भार क्या होता है, बल होता है, यानी कि F बराबर वही लगाएंगे हम लोग mg लगाएंगे, परंतु ये mg कब लगता है, जब पृथ्वी पर बात चलती है, परंतु हमको चंद्रमा पर बात चलाना है तो वहाँ पे g/6 करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पास चंद्रमा पर भार होता है ना वो पृथ्वी के छठा भाग होता है, यानी कि उसको 1/6 से भागा दे दोगे जी को, जितना पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर कितना होता है, जी बेसिकली गुरुत्व त्वरण होता है, ठीक है ना। तो गुरुत्व त्वरण कितना होता है, 9.8 होता है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना होगा, 9.8 भागा उसको 6 से दे दो तो वो आपका चंद्रमा पर होगा, ठीक है। तो बस ये जो फॉर्मूला आपके पास बन गया, ये बेसिकली आपका चंद्रमा पर बन गया, ठीक है ना, यानी कि mg/6। बस अब वैल्यू पुट कर दो, आपके पास m का वैल्यू 60 दिया हुआ है, गुना में आपके पास जी यहाँ पे क्या लेना है आपको, 9.8 लेना है। जब तक क्वेश्चन में 10 लेने को ना बोले तब तक 10 नहीं लीजिएगा, ठीक है। और बाय में 6 कर दीजिएगा, देखो 6 10 से 60 हो गया आपके पास। आप देखो यहाँ पे 9.8 है ना, तो जब आप लोग 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 98.0 हो जाएगा। अब जीरो तो इसका वैल्यू रहा नहीं पॉइंट का, यानी कि 98 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सही है। तो देखो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है ना, तो 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक जिसको पावर बोलते हैं वाट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्वनि का वेग किसमें क्या लिखा है कि ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है, सबसे पहली बात तो उसको ट्रेवल करने के लिए देखा जाए तो माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन जनरली बच्चे निर्वात मार देते हैं, फटाक से गलती हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब ध्वनि का वेग निर्वात में होता ही नहीं है, वो चल ही नहीं सकता निर्वात में। तो ध्वनि का वेग जो होता है वो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। अगर हाँ यही अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तब आप लोग निर्वात मारते हैं, ठीक है। तो बच्चा इस ध्वनि को प्रकाश समझकर निर्वात मार देता है, जो कि गलत हो जाता है, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको ध्वनि अगर बोले तो सबसे ज्यादा उसमें सबसे ज्यादा जो वेग चल सकता है ध्वनि का वो होता है ठोस में, पहले सबसे ज़्यादा ठोस में चलता है, उसके बाद किस में चलता है, उसके बाद देखा जाए तो द्रव में चलता है, उसके बाद लास्ट में गैस में चलता है, ठीक है ना, मेरा बात समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि कभी आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जैसे कि ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो देखना, अगर कभी अगर ट्रेन अगर बहुत दूर में, अगर आपको दिख भी नहीं रहा है, ट्रेन का आवाज़ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग पटरी में अगर कान को सटाओगे ना, थोड़ा ऐसा करना नहीं, ठीक है, इससे बहुत रिक्सी वाला काम है, आपको सिर्फ इसी तरह से बता रहा हूँ, तो आपको सुनाई पड़ेगा कि ट्रेन आ रही है, ठीक है, जबकि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा, पर जैसे कान के सामने कान को सटाओगे पटरी से तो आपको मैंने ट्रेन चलने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब देखो जो आपके पास ध्वनि होता है वो ठोस में ज़्यादा स्पीड से संचरित होता है, इसी कारण से जब आप लोग नॉर्मल सुनते हो तो वो ध्वनि कहाँ से आएगा, वायु से आएगा, तो वायु से आने में उसको ज़्यादा समय लगता है, किसके मुताबिक, ठोस के मुताबिक, क्योंकि रेल का जो पटरी होता है वो लोहा का होता है, वो ठोस का बना होता है, इसलिए जो रेल की आने की जो आवाज़ है वो उस ठोस से होते हुए, यानी कि रेल की पटरी से होते हुए जल्दी पहुंच जाती है, इसलिए हमको दूर से सुनाई पड़ता है। लेकिन गैस हम लोग हवा में नॉर्मल नहीं सुन पाते, क्योंकि हवा में जो होता है वो ध्वनि की चाल कम होती है, ठीक है, इसीलिए इस एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें आपके पास होगी, यानी कि ठोस में ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में, ठीक है। लेकिन निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई माध्यम ही नहीं होता, पर प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, जो कि कितना होता है 3 × 10 का पावर में 8 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, याद रखना मेरी बात। अच्छा, किसी तरंग के तरंग वेग जिसको हम लोग भी से दिखा रहे हैं, तरंग दैर्घ्य जिसको हम लोग देखा जाए तो लैम्डा से दिखा रहे हैं, तथा आवृत्ति n में संबंधित है। तो देखो सीधा सीधी बोलो तो इसका फॉर्मूला होता है v बराबर में n म्यू होता है, v बराबर में म्यू नहीं, v बराबर में n लैम्डा होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग तरंग वेग को अगर आप लोग बराबर में रखो तो वो किसके बराबर होता है पता है, तरंग दैर्घ्य गुना का आवृत्ति का, यानी कि n × लैम्डा का। तो दोनों ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसको लैम्डा बोलते हैं, उल्टा वाई को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन पदार्थ है, बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ है। तो देखो प्रेम हो गया, लव प्यार मोहब्बत, ये सब पदार्थ नहीं होता, ये सब फीलिंग होता है। गंध ये सब क्या है, बेसिकली ये सब ये भी फीलिंग ही टाइप का है, ठीक है ना। परंतु ठंडा जो है ये भी फीलिंग आ जाएगा, यानी कि ये तीनों का तीनों क्या है, पदार्थ नहीं है। अब ठंडा का मतलब यहाँ पे कोनो पीने वाला ठंडा का बात नहीं चल रहा है, देखो ये ठंडा पेय बोले तब पीने वाला ठंडा का बात चल रहा है, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन ये करेक्ट हो जाए, क्योंकि ठंडा पेय जो होता है ये बेसिकली लिक्विड पदार्थ होता है, यानी कि आपके पास यही जो 2 नंबर का ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी ठंडा जब भी बोले तो ठंडा माने जो हम लोग बोलते हैं ना, ठंडा के दिन में ठंडा लग रहा है, वो वाला ठंडा की बात चल रही है, ठंडा फीलिंग की बात चल रही है यहाँ पे, गंध फीलिंग की बात चल रही है, प्रेम फीलिंग की बात चल रही है। और फीलिंग जो होता है, फीलिंग नहीं फीलिंग जो होता है वो कभी पदार्थ नहीं होता, ठीक है। परंतु जो पदार्थ होता है जैसे कि ठंडा पेय हो गया, गर्म पेय हो गया, पेय माने पीने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है 273। गलत हो जाएगा, ऐसा मत मार दीजिएगा, क्योंकि बच्चे यही करते हैं, 273 केल्विन पढ़े होते हैं और मार देते हैं, जो कि भाई साहब 273 केल्विन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और ये भी गलत है। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो एक्चुअली में 273.15 केल्विन के बराबर होता है, तो 0.15 को हम लोग छोड़ देते हैं, पर
पर हम लोग नॉर्मली 275 ही ले, सॉरी 273 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 273 तो भाई साहब 0 डिग्री सेल्सियस का होता है, तो ये मत मार दीजिएगा। तो हमको क्या निकालना है, 100 डिग्री सेल्सियस का, तो बस 273 में क्या करो 100 जोड़ दो, यानी कि 373 हो जाएगा। पर एक्चुअली में 373.15 होता है, ठीक है ना। तो ये सही होता है, परंतु यहाँ ऑप्शन में 15 दिया नहीं पॉइंट में, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो हम लोग इसी को मार देंगे 373 केल्विन, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस बोला है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा, पर आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोग पढ़ते कहाँ हो, प्रीतम एकेडमी के पास पढ़ते हो, कोई दिक्कत है नहीं। आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएगी जहाँ पे आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा एग्जामिनर, और आपको एक एक करके वो सारे चुनिंदा क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और एक चीज़ बताओ, ये सभी जितने भी मैंने प्रश्न कराए, ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। ऐसा मैं अत्तू पत्तू क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ये सभी का सभी एक भी ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जो आपका नहीं आया हुआ है, सो ठीक है। और सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोचो, अभी आपके पास लगभग 1-1.5 महीना का समय, अगर आप लोग अभी से अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो, तो सोच के देखो कि आपका किस लेवल का मार्क्स आएगा। सो तो उसके लिए आपको हमारे साथ कंटिन्यू रहना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को ऑन कर लीजिए, जैसे वीडियो डाले टुणुक से आके देखो कि किस क्लास का, अगर आपके क्लास का आपसे काम का रिलेटेड है तो फटक से देख लो, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बेसिकली हमारा पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 वाला वीडियो था। इसके बाद आपको कई सारे पार्ट देखने को मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है, और आपका अच्छा खासा प्लस मार्क्स नहीं आ जाता, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।